अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। ठीक हो गया, सब आ गए हैं कि नहीं? जी सर, वालेकुम सलाम, आ रही है सर आवाज़। ठीक हो गया, सही है। अच्छा यार, इस दफ़ा ये है कि ये किसी ने एक दूसरे को रिमूव नहीं करना प्लीज़, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। स्क्रीन भी शेयर हो रही है? हेलो सर, क्या कह रहे हैं? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी सर, हो रही है। ठीक हो गया, सही है। आज में अटेंडेंस भी लेनी है और बंदे पूरे होने चाहिए, ठीक है ना? स्टार्ट कर दें बच्चों? जी सर, कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस तरह है कि हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये किया था कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस, जिसमें हमने कुछ मेथड पढ़े थे अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जिसमें था। फिर उसके बाद रेगुलर फॉल्सी, न्यूटन राफसन मेथड। देन हम अगले चैप्टर पे आ गए जिसमें हमने इंटरपोलेशन करना सीखी। इंटरपोलेशन लोगों ने 4 मेथड पढ़े, जिसमें पहला न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, फिर न्यूटन बैकवर्ड, उसके बाद आपके पास न्यूटन डिवाइडेंड डिफरेंसेस, देन आपने लैग्रांज इंटरपोलेशन हमने एंड की थी पिछले लेक्चर। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लैग्रांज इंटरपोलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें किसी किस्म की अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं तो वो लाजमी मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है ना? मुझसे पूछ लेना, कोई किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। उसमें से क्वेश्चन लाजमी है आपका, फाइनल में भी है, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद अगले चैप्टर पे आते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसके बाद हमने अगला चैप्टर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का पढ़ना है, ठीक? तो आज पहला टॉपिक हमारा ये होगा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को कवर करेंगे, क्योंकि दोनों को इकट्ठा कराऊंगा तो फिर ये आप दोनों को मिक्स हो जाएंगे, ठीक है? तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इससे पहले जो डेरिवेटिव आप लोग फाइंड करते रहे हो, ठीक है, वो एनालिटिकल मेथड से फाइंड करते रहे हो। हमने न्यूमेरिकली अगर हमारे पास किसी फंक्शन का डाटा गिवन हो, जिस तरह पिछला चैप्टर था उसमें फंक्शन कुछ वैल्यूज गिवन होती थी फंक्शंस की, किसी एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते थे और वो आप देखते थे कि अगर इक्वल स्पेस डाटा है तो न्यूटन फॉरवर्ड मेथड एंड बैकवर्ड मेथड यूज करते थे स्टार्टिंग एंड एंडिंग डाटा के लिए। फिर उसके बाद अगर अनइक्वल स्पेस डाटा है तो उसके लिए फिर आपने न्यूटन डिवाइडेंड डिफरेंसेस यूज किए थे और लैग्रांज इंटरपोलेशन का मेथड यूज किया है, ठीक हो गया? अब वही चारों मेथड जो आपने पिछले चैप्टर में यूज किए हैं इंटरपोलेशन के लिए, बेसिकली उन्हीं चारों मेथड को हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर यूज करना है। यानी कि यहाँ पर हमने हमारे पास फंक्शन का डाटा, हम उस फंक्शन के डाटा को यूज करते हुए पहले इस तरह करेंगे कि एक पोलिनोमियल जनरेट करेंगे, पोलिनोमियल इंटरपोलेट करेंगे। ये तो आप लोगों को याद है ना कि हम वहां पे क्या करते थे कि गिवन डाटा से एक पोलिनोमियल इंटरपोलेट करते थे, एक पोलिनोमियल बनाते थे खुद से उस डाटा को लेके, ठीक है? फिर उसमें पॉइंट पुट करके और फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। यहाँ पर भी यही होगा। यहाँ पर हम ये करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू पहले इंटरपोलेट करेंगे, पूरा का पूरा फंक्शन, देन उसको डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, जो सा भी डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें डेरिवेटिव का तो पता होना चाहिए कि आया डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है। एक फंक्शन हमारे पास अगर गिवन हो तो उसके डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ठीक है? तो पहले पेज के अंदर आप देख रहे हैं कि हेडिंग मैंने दी है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की। ये डेफिनेशन हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की। तो डेफिनेशन में मैंने लिखा है द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन
y is equal to f of x function is y change with respect to the change of the variable x. It is also called the derivative of f with respect to x. बहुत सिंपल सी बात है कि डेरिवेटिव के अंदर हम एक ऐसा रेट फाइंड कर रहे होते हैं कि जिसमें y हमारा y किस रिस्पेक्ट से x, अगर x को हम चेंज करूं तो y में कितना चेंज आता है। x को चेंज करने से x जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज करने से y में किस हद तक चेंज आता है, ये हमें डेरिवेटिव बताता है। सपोज मैंने दो फंक्शन ले लिए, एक ले लिया y इज इक्वल टू 2x और एक मैंने ले लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात समझ आ गई है। अब मैंने इनके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं बच्चों। तो ये इससे पहले आप लोगों को पता है कि एनालिटिकल मेथड से अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहूँ इस फंक्शन का तो dy इक्वल हो जाएगा 2 की इक्वल हो जाएगा, और नेक्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहूँ तो इसका किसकी इक्वल हो जाएगा 2x की इक्वल हो जाएगा। अब वो ऊपर वाली डेफिनेशन मैं इन दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ कि किस तरह ऊपर मैंने क्या लिखा है रेट ऑफ चेंज। अब ये चीज यहाँ पे मुझे ये बताती है dy by dx इक्वल टू 2, जिस पे एरो में मैंने लगा के लिखा है कि there will be two हेलो सर। change in y होगा, x नहीं होगा, change in y। जी जी सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नेट का इशू होगा ना यार, बाकी भी कट रही है सबको। यस सर कट रही है। यस सर। समझ नहीं आ रहा सर। सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आवाज अब तो बहुत आप कट रही है। सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास है मसला कोई। ऐसे ही कहना है ना सर, कट रही है आवाज। मैं तो बोल रहा हूँ, इतना ऊंचा भी बोल रहा हूँ, पूरे रूम में आवाज आ रही है। सर आवाज कट कट के हम अब तक तक भी नहीं पहुंची आवाज कट कट के आ रही है। आवाज। आपके नेट की तरफ से इशू है। नेट तो ठीक है यार। खैर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, देखते हैं क्या। हाँ जी, अब जरा देखें। ठीक आ रही है आवाज? फिलहाल ठीक आ रही है, आप स्टार्ट करें। अब ठीक आ रही है, चलें देखिए। फिर मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये डेफिनेशन बच्चों हमने करनी है। फंक्शन की डेरिवेटिव की डेफिनेशन किस तरह है। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y is equal to f of x is the measure of the rate at which the y change with respect to the change of the variable x। कह रहा है कि x को चेंज करने से y में कितना चेंज आता है, ये हमें पता चलता है डेरिवेटिव से। जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उस गलती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर कितना चेंज आएगा x को चेंज करने से, और इसको हम कहते हैं इट इज द डेरिवेटिव कॉल्ड फंक्शन ऑफ का डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब मैंने दो फंक्शन लिया खुद डेफिनेशन। पहला फंक्शन है बच्चों मेरे y इज इक्वल टू 2x और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अगर इससे पहले जो एनालिटिकल मेथड आप लोगों ने पढ़े हैं उसमें से अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूं तो ये dy by dx किसकी इक्वल हो जाएगा, x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इन द सेम वे अगर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो dy by dx हो जाएगा। पावर को लो डाउन कर दें, पावर में से 1 रिड्यूस कर दें तो आपके पास 2x आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अब वो डेफिनेशन इन दोनों एग्जांपल से हमने समझनी है कि क्या मतलब है कि y में चेंज करने, y में रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अब यहाँ पे डेरिवेटिव मेरे पास कितना आया dy by dx। इसका मतलब क्या है, इसका बच्चों मतलब ये फॉर ईच x देयर विल बी 2 यूनिट चेंज इन y। ये x नहीं है, यहाँ पे y है। ठीक है, कहता है अगर x को मैं 1 यूनिट चेंज करूं तो y में 2 यूनिट का चेंज आएगा और ये चेंज कांस्टेंट रहेगा। बेशक x को मैं 4 यूनिट चेंज कर दूं, 6 यूनिट चेंज कर दूं, 8 यूनिट चेंज कर दूं, लेकिन y के अंदर जो चेंज आएगा वो हमेशा कितने यूनिट का आएगा, 2 यूनिट का आएगा। लेकिन अगर इस एग्जांपल में आप देखो तो मैंने कहा इन दिस केस व्हेन x इक्वल टू 1 देयर विल बी 2 यूनिट चेंज इन y। लेकिन यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो dy by dx की वैल्यू 2 आ जाएगी ना। तो इसका मतलब ये होगा कि जब x आप 1 यूनिट चेंज करेंगे तो y के अंदर 2 यूनिट चेंज आएगा,
लेकिन अगर x आप 2 यूनिट चेंज करेंगे, y के अंदर 4 यूनिट का चेंज। अगर तो आप 3 पुट करें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इस जगह पे 6 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब x 3 होगा तो यहाँ पर y में कितना चेंज आएगा, 6 यूनिट का चेंज आएगा। तो डेरिवेटिव हमें वो रेट बताता है कि जिससे आपके पास y का चेंज आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू x। x को आप अपनी मर्जी से चेंज करते हो, x को जितना मर्जी आप चेंज करें, x को जितना आप चेंज करेंगे उससे आपको पता चलेगा कि y के अंदर कितना चेंज आता है। ये हमें कौन बताएगा, डेरिवेटिव। अब जो हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी अकर होती हैं, ठीक है, जिन में हमारे पास फंक्शन का डाटा गिवन होता है, फंक्शन नहीं गिवन होता, फंक्शन की फॉर्म गिवन नहीं होती। जब फंक्शन की फॉर्म ना गिवन हो तो फिर उसका डेरिवेटिव निकालना क्या पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों एग्जांपल में फंक्शन की फॉर्म गिवन है ना, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जिसकी वजह से इसका डेरिवेटिव इजीली मैंने फर्स्ट का फाइंड कर लिया, 2 आ गया, दूसरे का फाइंड कर लिया, वो 2x आएगा। अगर ये फंक्शन ना गिवन हो बल्कि इनका डाटा गिवन हो, जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमारे पास होता था कि जिनमें अगर फंक्शन डाटा गिवन हो तो हम अगर इक्वली स्पेस डाटा है तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। अगर हमारे पास अनइक्वल स्पेस डाटा है तो हम लैग्रांज इंटरपोलेशन, न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंसेस वाला फार्मूला हम यूज कर लेते थे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर जो हमारे पास ये है कि अगर फंक्शन की फॉर्म ना और उसका डाटा गिवन हो तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकें? जी बिल्कुल पॉसिबल है कि हम उसका डाटा फाइंड कर सकें। चेंज इन y एट x इक्वल टू 3 और देन डेरिवेटिव में x इक्वल टू 3 पुट कर, एक होता है जर्नल डेरिवेटिव, जैसे कि ये है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है, ये एक जर्नल डेरिवेटिव है कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर अगर x की जगह मैं 3 पुट कर दूं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी 6 आ जाएगी ना। तो ये आपके पास किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसी वजह से ये फिर मैंने dy बाई डी एक्स लिखा, ये एक पूरी लाइन लगाई, फिर उसके सबस्क्रिप्ट में मैंने x इक्वल टू 3 लिख दिया, यानी कि डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3 स्पेसिफिक पॉइंट पे डेरिवेटिव कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर भी थ्रू आउट इस चैप्टर के अंदर हम डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट के ऊपर फाइंड करेंगे, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो चाहे सेकंड डेरिवेटिव। अब नोटेशन तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए dy बाई डी एक्स होता है और सेकंड डेरिवेटिव के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। आवाज आ रही है ना बच्चों सबको? सर जी ये आप रिपीट कर दे पॉइंट, इधर आपकी आवाज कट गई थी, बिल्कुल ही समझ नहीं आई। शुरू से लास्ट वाला पॉइंट यही सर, यही जो आपने समझा रहे थे। अभी जो ठीक है मैं समझा देता हूँ। सर अभी जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने कहा है ना dy बाई डी एक्स का, सर इधर से आवाज बिल्कुल ही कट गई थी, समझ नहीं आ रही थी सर। यार क्या इशू है मुझे भाई, चले ठीक है देखते हैं। अच्छा dy बाई डी एक्स आपके पास यहाँ पर जो मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया है ये फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू 2x और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 आ गया और इस फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास dy बाई डी एक्स 2x आ गया, ठीक है। अब डेरिवेटिव हमें ये बताता है कि x को चेंज करने से y के अंदर कितना चेंज आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आप देखें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि x को जब आप 1 यूनिट चेंज करते हो y के अंदर आपके पास 2 यूनिट का चेंज आता है। लेकिन x अगर इधर 3 हो, ठीक है, x अगर आप 3 पुट करें तो y में कितना चेंज आना चाहिए, 6 यूनिट का चेंज आना चाहिए, ठीक है। ये हमें डेरिवेटिव बता रहा है। अब जब आप x इक्वल टू 3 पुट करते हो तो ये डेरिवेटिव एट स्पेसिफिक पॉइंट बन जाता है, किसी एक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो इस फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को मैं लूँ dy बाई डी एक्स, तो मैंने ये आगे एक लाइन लगाई है, फिर उसके बाद सबस्क्रिप्ट में मैंने लिखा है x इक्वल टू 3, ठीक है। इसका मतलब ये नोटेशन यूज होती है डेरिवेटिव एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो यहाँ पर x की जगह 3 पुट करें ऊपर तो ये आपके पास आंसर 6 आ जाता है। इसको फिर हम कह दिया मैंने दिस इज द डेरिवेटिव एट स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक हो गया। अब ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई ना डेरिवेटिव की, कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है, मैथमेटिकली उसका मतलब क्या है। अगर आप इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाएं तो बेसिक डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट द स्पेसिफिक पॉइंट इज डिफाइंड एज, वो स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा है, a है। यहाँ पे f के ऊपर प्राइम डाला है, ये इसकी नोटेशन है डेरिवेटिव की, f प्राइम ऑफ a इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। h बेसिकली मेरे पास वो चेंज है
लेकिन वो चेंज कितना है, बहुत स्मॉल चेंज है। एच अप्रोचेस टू जीरो का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपके पास चेंज आप ले रहे हो फंक्शन के अंदर, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस चेंज इसको कहते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा याद हो, आप लोगों को फिजिक्स के अंदर भी आप लोग बहुत जगह पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है। तो ये जो एच अप्रोचेस टू जीरो है, ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस चेंज है, ठीक है, फंक्शन में। और ये एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। ए प्लस एच ये चेंज है, माइनस एफ ऑफ ए करेंगे तो आपके पास डिवाइडेड बाई एच करने से आपके पास एवरेज आ जाएगी, ठीक है। इस एवरेज को जब एच अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो ये रेट बन जाएगा आपके पास। तो ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द स्पेसिफिक पॉइंट इसकी डेफिनेशन है। ये जस्ट आपको याद रखनी है, इसको आगे हमने कहीं यूज नहीं करना, ठीक है। अब मुझे बताएं कि आवाज सबको सही आ रही है ना? जी सर अब ठीक आ रही है। जी सर अब ठीक है सर, अब सर। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मुझे यहां तक किसी बंदे को कोई बात ना क्लियर हो डेरिवेटिव की डेफिनेशन और डेरिवेटिव है क्या, तो मुझसे यहां तक पूछ सकता है कोई भी बंदा। शाबाश, जल्दी करें, क्योंकि हर पेज के साथ क्यूरीज रहेंगी तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, इसकी बनिस्बत के आखिर में मैं आप लोगों से पूछूं। डेरिवेटिव क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलें। डेरिवेटिव को डिफाइन करने के बाद अब हमारा पर्पस यहाँ पर क्या है? अवर पर्पस इज टू एवेल्युएट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली का मतलब क्या है कि इससे पहले फंक्शन की वैल्यू आप एवेल्युएट करते थे एट द स्पेसिफिक पॉइंट बाय गिवन डाटा। फंक्शन की फॉर्म आपको नहीं पता होती थी, आपको फंक्शन का डाटा गिवन होता था। उस गिवन डाटा को लेके आप लोग क्या करते थे कि फंक्शन को इंटरपोलेट करते थे, फंक्शन की फॉर्म पता करते थे। फिर उसमें एक्स की वैल्यू जहाँ जो वैल्यू जिस पे आपको वैल्यू चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर, वो पुट करते थे और उस पे वैल्यू फाइंड कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेसिकली इसी तरह ही है, हमें यहाँ पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए स्पेसिफिक पॉइंट, लेकिन फंक्शन की फॉर्म नहीं पता होगी। क्या पता होगा? फंक्शन के लिए गिवन डाटा होगा आपके पास, किसकी फॉर्म में? टेबल की फॉर्म में, ठीक है। उस डाटा को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा कि फंक्शन की फॉर्म एवेल्युएट करूंगा। उस फॉर्म से मुझे ये पता चलेगा कि फंक्शन है कैसा, फिर उसका मैं डेरिवेटिव फाइंड कर लूंगा एट स्पेसिफिक पॉइंट। इस बात समझ आ गई आप लोगों को कि मैंने क्या कहा है कि फंक्शन की फॉर्म नहीं पता होगी, फंक्शन के लिए डाटा होगा टेबल की फॉर्म में, जिस तरह पिछले चैप्टर में था उसी तरह ही बिल्कुल होगा। उस डाटा को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? फंक्शन को इंटरपोलेट करेंगे, उसकी फॉर्म पता करेंगे, पुल इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। उस पोलिनोमियल का हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे एट स्पेसिफिक पॉइंट, जिस पे हमें रिक्वायर्ड होगा कि इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करने, तो वो 3 के ऊपर फाइंड करना 3 पुट कर दें, 4 के ऊपर फाइंड करना 4 पुट कर दें। अब ये आगे फिर मैंने न्यूमेरिकली का मतलब भी लिखा है कि इन न्यूमेरिकली डिफरेंशिएशन फर्स्ट वी विल अप्रोक्सीमेटिंग द फंक्शन बाय सूटेबल इंटरपोलेटिंग फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। ये इंटरपोलेटिंग और इंटरपोलेशन का आई मैंने इसी वजह से कैपिटल रखा है कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, कि न्यूमेरिकली डिफरेंशिएशन का मतलब ये है, या न्यूमेरिकली डेरिवेटिव लेने का मतलब ये है कि आप फंक्शन को पहले सूटेबल इंटरपोलेटिंग फार्मूला से इंटरपोलेट करो, इंटरपोलेशन करो, उसकी उसकी फॉर्म फाइंड करो, देन और देन उसका डेरिवेटिव आप फाइंड कर लो। अब इंटरपोलेशन क्या है? देयर आर 4 इंटरपोलेशन टेक्निक्स विच वी ऑलरेडी स्टडी। these interpolation method are used for the numerically differentiation। इसमें मैंने कहा है कि आपके पास इंटरपोलेशन की जितनी भी टेक्निक्स जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उन चारों की चारों टेक्निक्स को यूज करके आप यहां पर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक हो गया? बात की समझ आई है बच्चों यहां तक? जी सर आ गई है। ठीक है, अब बच्चों मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब वहां पर अगर आप लोगों को याद हो कि पहला मेथड आपने कौन सा पढ़ा था इंटरपोलेशन के लिए? पहला मेथड था आपके पास न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। उसी फार्मूला को यूज करना है आज डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। तो पहला मेथड आपके पास जो था न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, डेरिवेटिव यूजिंग द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। इसको यूज करके हमने क्या फाइंड करना है? फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब जो आपके पास था वो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, आप लोगों को तो याद होगा कि वो आपके पास किस तरह से एज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन
function y is equal to f of x is given by this. Y is equal to y naught सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी। सर कुछ भी समझ नहीं आया। प्लस p डेल्टा y नॉट प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस p y नॉट। अब डेल्टा या फॉरवर्ड डिफरेंस का आपको पता या अभी सर इस टॉपिक की कुछ भी अभी तक समझ नहीं आई, अभी जो आपने नया स्टार्ट किया है न्यूटन फॉरवर्ड मेथड वाला। की आवाज जी सर अब आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा यहाँ पे सर हमें आवाज ये पता करना नहीं आज इतनी है कट रही है, कि जो समझ नहीं आपने आ रही, न्यूटन बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं आ इंटर रही पढ़ा था आवाज उसी पता नेट नहीं। का इशू होगा यार इमरान, आप क्या करें। तो ठीक आ रही है ना या नहीं? अभी भी नहीं। जी सर क्या कह रहे हैं? अब सही आ रही है आवाज? नो सर, सर कट रही है। मैं कह रहा हूँ आवाज ठीक आ रही है अभी? सर जी बहुत अब कट ठीक है। कट के आ रही है, अड़क अड़क के आ रही है। अभी भी कट रही है? सर अब बेहतर है, अब ठीक है सर अब क्या और नहीं मुझे खुदा के बंदो, अब मैं तो उसी जगह पे हूँ जहाँ पे पहले था। अब यार सर चलो अभी पता नहीं देखो ना, अभी शायद किसी कट रही है फिर मुझे बताओ, ठीक है? नेट का इशू होगा ना यार, ये मस्त। ठीक है अच्छा चलो अब देखो ना, मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर कट रही है फिर मुझे बताओ, फिर पोजीशन में चेंज करता हूँ, ठीक है? अच्छा, डेरिवेटिव यूजिंग द न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब जो आपने जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा था, उसी फार्मूला को यूज करना है हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, ठीक है? मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि फंक्शन का न्यूमेरिकल डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब ये है कि आप फंक्शन को पहले इंटरपोलेट करो बाय सूटेबल इंटरपोलेशन टेक्निक, ठीक है? फंक्शन को इंटरपोलेट करने के बाद उसकी फॉर्म फाइंड करने के बाद उसका डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है, जिस पॉइंट पे भी रिक्वायर्ड है वो फाइंड, ठीक है? हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिख लेते हैं एज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर द फंक्शन y is equal to f of x is given by y is equal to y delta y naught is 1 divided by 2 factorial delta square y naught plus p into p minus 1 into p minus 2 divided by 3 factorial डेल्टा क्लास अप टू सो ऑन। दिस इज द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, जो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हो क्लियरली, आप लोगों को ये पता है, ठीक है? अब यहाँ पे डेल्टा क्या है? डेल्टा आपके फॉरवर्ड है, ठीक है? पी आपके पास क्या है? पी एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच है। एक्स नॉट आपके पास क्या होता है? इनिशियल पॉइंट होता है गिवन डाटा में। एक्स आपके पास क्या होता है? एक्स वो होता है जिस पे आपने इंटरपोलेशन करनी होती है, या आप इसको वेरिएबल रहने देते हो या इस पे क्या कर देते हो, डायरेक्ट इंटरपोलेशन कर लेते हो। एच आपके पास क्या है? डिफरेंस है। जब इक्वली स्पेस डाटा हो तो यहाँ से हमारे पास पी आ जाता है, ठीक है? इसको इक्वेशन स्टेरिक का नाम है। बच्चों पास ठीक आई है? जी सर आप सही है ये। ठीक है अच्छा, अब जो आपके पास वन है, इसमें आप देखें वेरिएबल कौन सा है? पी वेरिएबल है। इसको अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू पी इसका डेरिवेटिव ले लूं, डिफरेंशिएट कर लूं इसको, ठीक है? अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू पी, इस पूरी की पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी ले लें, तो यहाँ पर इस साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा? डी वाई बाय डी पी हो जाएगा आगे। और यहाँ पे आपके पास ये वाई नॉट, ये कांस्टेंट है। वाई नॉट के बारे में तो आपको पता है ना कि डाटा के अंदर आपके पास जो इनिशियल पॉइंट होता है एक्स नॉट पर, वो वाई नॉट कहलाता है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स नॉट, ठीक है? तो ये वाई नॉट तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो ये जो आपके पास वाई नॉट है इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद प्लस अगली टर्म, इसमें p का डेरिवेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव ले रहे हो, y डेरिवेटिव नहीं ले रहे, ठीक है? यहाँ पे जरा बात को नोट करना। जब p का डेरिवेटिव लेंगे तो p का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, डेल्टा y नॉट कांस्टेंट है वो उसी तरह ही रहेगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है? अगली टर्म का डेरिवेटिव लेना है तो p को पहले मल्टीप्लाई कर दो, p को p से मल्टीप्लाई करो, p स्क्वायर माइनस p हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? अब p स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2p होगा, और p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस p को मल्टीप्लाई करके इधर ऊपर p को p से मल्टीप्लाई करके p स्क्वायर फिर माइनस p, तो पहले इसका डेरिवेटिव आप लोग लोगे तो वो आपके पास 2p हो जाएगा। फिर उसके बाद p का डेरिवेटिव लोगे तो वो -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल उसी तरह ही आ जाएगा, ठीक है? आगे आपके पास क्या हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर y नॉट आ जाएगा।
अब नेक्स्ट टर्म का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी लेना है। ये पहले इन तीनों टर्म्स को इधर मल्टीप्लाई कर लिया, ये मैंने इस सर्कल में इन तीनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले दो को मल्टीप्लाई करें तो ये पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस टू बनता है। ये -3p इस तरह आ गया कि p को -2 से मल्टीप्लाई करें -2p और p को -1 से मल्टीप्लाई करें -p, दोनों को ऐड करें तो -3p आ जाएगा। अब p को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो आप, इस पूरी जो आपके पास लास्ट टर्म आई है p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2p, तो डेरिवेटिव्स का फाइंड करो तो ये आपके पास बन जाएगा 3p माइनस 6p प्लस 2, ठीक है। और ये बल्कि इधर आपके पास 2p आएगा, ठीक है। सर जब 2 मल्टीप्लाई नहीं आना चाहिए ना? नहीं वो सर 2p आएगा। ये डेरिवेटिव p में 2 नहीं आना चाहिए। बच्चे ये जो आपके पास ऊपर ये सर्कल जो मैंने लिखा हुआ ना सर्कल में, तो ये मैंने गलत लिखी हुई है। ये जब p को मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पर तो 2p बन जाएगा, तो इसका जब विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल 2 बचेगा, ठीक है ना। बात समझ आ गई है? जी जी आप समझ आ डिवाइड गई बाय 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट, ठीक है। उसी तरह आ गया प्लस। अब ये पहली इक्वेशन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी। बात समझ आ गई है? अब इससे अगली बात जरा समझने वाली है। चेन रूल आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है। चेन रूल का आप लोगों को पता होगा कि अगर वेरिएबल फॉर एग्जांपल dy बाय dt हो और उसका डेरिवेटिव यानी कि x आपके पास t का फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू x लेना चाहें, dy बाय dx करना चाहें, उसके लिए आप चेन रूल को यूज करते हैं। तो यहाँ पर चेन रूल ही मैंने लगाया है क्योंकि मुझे बताएं कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मुझे चाहिए ना, विद रिस्पेक्ट टू p तो नहीं चाहिए। ये तो मैंने dy बाय dp निकाला है, मुझे dy बाय dp नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? dy बाय dx चाहिए। तो अगर मैं dy बाय dx फाइंड करना तो मुझे चाहता हूं तो ये मेरे पास पहले आ गया dy बाय dx। इस बात को जरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा, dy बाय dx। अब इस तरह करें कि चेन रूल लगाने के लिए dp से इसको डिवाइड भी करें और dp से इस पूरी फ्रैक्शन को dp से डिवाइड भी करना है और dp से क्या करना है? मल्टीप्लाई भी करना है। तो dp से जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाय dp और dp से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा dp बाय dx। सिंपल मैं कह रहा हूं कि dp मैंने मल्टीप्लाई भी खुद से किया है और डिवाइड भी खुद से किया है। इस फ्रैक्शन के अंदर dy बाय dx वाली फ्रैक्शन के अंदर मैंने dp खुद से मल्टीप्लाई भी किया है और खुद से क्या कर दिया है? डिवाइड भी कर दी है। बात समझ आ गई ना? अब यहां पर dy बाय dp को उसी तरह रहने दें, dp बाय dx की जगह मैंने लिख दिया 1/h। ये कैसे लिख दिया? ये आप अगर इक्वेशन 1 में जाएं और ये स्टेरिक वाला सर्कल वाला देखें तो यहां पर अगर इसका dp बाय dx डेरिवेटिव निकालना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे? dy बाय dp इस तरह इस साइड पे dp बाय dx आ जाएगा, ठीक है। और यहां से इस पूरे का जब फ्रैक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो h कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और x नॉट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो टोटल इस dp बाय dx इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 1/h बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस dp बाय dx की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? 1/h पुट कर सकता हूं। अब dy बाय dx की फाइनल वैल्यू आपके पास आ गई है dy बाय मल्टीप्लाई 1/h। अब मुझे बताएं कि ये स्टेप्स सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आ गई है समझ सर। हाँ जी इमरान, ये स्टेप क्लियर हुआ है बच्चे? बच्चे ये स्टेप क्लियर हुआ है सबको कि नहीं? क्योंकि यस सर। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है। हाँ जी मूसा, ये स्टेप क्लियर हुआ है? जी जी सर जी। ठीक है। अब नेक्स्ट चले जाएं जी। अभी आपके पास ये 1/h, इसको बाहर ले लें। dy बाय dx की वैल्यू हम फाइंड करनी है, 1/h को बाहर ले लें और ये dy बाय dp की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर आपने फाइंड की हुई है। इस dy बाय dp की जगह ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इधर पुट कर दें, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। बात समझ आ गई? ठीक है। अब ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया dy बाय dp किस में चेंज हो गया है? मेरे पास dy बाय dx में चेंज हो गया और उसकी एक्सप्रेशन क्या बन गई है? 1/h डेल्टा वाई नॉट प्लस 2p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। मुझे बात क्लियर हो गई? अब मैंने फॉर एग्जांपल ये डेरिवेटिव फाइंड करना है x इक्वल टू x नॉट के ऊपर। किसके ऊपर? x इक्वल टू x नॉट के ऊपर। x नॉट मेरे पास कोई भी पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये इनिशियल पॉइंट ही है। तो जब मैंने डेरिवेटिव x नॉट के ऊपर फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dy बाय dx, आगे ये पूरी लाइन लगाऊंगा जिससे पहले जो नोटेशन थी
x इक्वल टू एक्स नॉट लिख दूंगा इक्वल टू, अब अगर आप वो सर्कल वाली स्टेरिक इक्वेशन पे चले जाएं, x इक्वल टू एक्स नॉट अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ बच्चों, ये स्टेरिक में यहाँ पे x इक्वल टू एक्स नॉट पुट करूँ तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट जीरो हो जाएगा और p की वैल्यू फिर आपके पास क्या जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं x इक्वल टू एक्स नॉट पुट करूँ तो p मेरे पास जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब डेरिवेटिव एट x इक्वल टू एक्स नॉट आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये 1 ओवर h उसी तरह आ जाएगा, डेल्टा y भी नॉट भी उसी तरह आ जाएगा। इस p की जगह आप क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर p की जगह जीरो पुट करें तो आपके पास माइनस वन बाई टू, टू फैक्टोरियल आपके पास टू ही होता है, तो ये वन माइनस वन बाई टू आ गया, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट उसी तरह आ गया। नेक्स्ट पे चले जाएंगे, इधर भी आप जीरो पुट करें। ठीक है, p की जगह जीरो पुट कर दें आपके पास, और यहाँ पर भी आपके पास p की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल आएगा, और थ्री फैक्टोरियल आपके पास किसकी इक्वल होता है, सिक्स की इक्वल होता है। कैंसिलेशन करेंगे तो ये वन बाई थ्री डेल्टा क्यूब वाई नॉट बन जाएगा। इस तरह आप टू सो ऑन आगे चलते रहेंगे। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि पहली टर्म आपके पास आ रही है डेल्टा वाई नॉट प्लस, दूसरी टर्म आपके पास माइनस के साथ आ रही है डेल्टा। ठीक है, तीसरी टर्म आपके पास प्लस डेल्टा क्यूब वाई नॉट के साथ आ रही है, फिर अगली टर्म फिर माइनस के साथ आएगी और वन बाय फोर डेल्टा फोर वाई नॉट बनेगी। इस तरह आगे आप चलते रहेंगे। ठीक है, वन बाय फाइव, वन बाय सिक्स, प्लस प्लस माइनस के साथ, पहली टर्म हमेशा प्लस की, फिर माइनस की, फिर बाद माइनस की टर्म, एक पूरी सीरीज इस तरह की बन गई। अब बच्चों ये इक्वेशन 3 आपके पास आ गई। ये पहला फार्मूला आपने जनरेट कर लिया कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन डाटा से आप फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप उसके लिए फार्मूला होगा dy बाई डी एक्स इक्वल एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू वन बाई एच। एक्स नॉट आपके पास वो पॉइंट गिवन होगा जिस पे डेरिवेटिव आपने फाइंड करना होगा, एच भी आपको पता होगा उस डाटा से आपके पास स्टेप साइज कितना है, इक्वल स्टेप साइज होगा 2 3 जो भी हुआ। ठीक है, और डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई नॉट, ये आप लोगों ने फाइंड करने हैं। जब ये फाइंड करके यहाँ पर इस इक्वेशन 3 के अंदर आप पुट करोगे डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई नॉट, तो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट और डेल्टा क्यूब वाई नॉट ये कैसे फाइंड करोगे। ये आपने डिफरेंस फॉर्म, वो आपकी जो आपके पास डिफरेंस टेबल था, उस डिफरेंस टेबल को यूज करते ही ये फाइंड करोगे। डिफरेंस टेबल आप लोगों को बनाना आता है, उसके आप लोग एक्सपर्ट हो, वो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर मैं इसका सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना चाहता हूं तो वो भी बहुत इजी है। अभी फिलहाल तो ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये इसका जो इक्वेशन 3 के अंदर लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू वन ओवर एच डेल्टा वाई नॉट माइनस वन बाई टू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस वन बाई थ्री डेल्टा क्यू वाई नॉट माइनस अप टू सो ऑन। दिस इज द इक्वेशन 3 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। नाउ वी फाइंड सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव कैन बी कैलकुलेटेड एज। अच्छा अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हो, सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या नोटेशन होती है, सबसे पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, यहां से एक डी बाई डी एक्स अलहदा कर लो तो आगे ब्रैकेट में आपके पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। बात क्लियर होगी ये बच्चों आप लोगों को, ये कि सेकंड डेरिवेटिव को किस तरह से मैंने स्प्लिट किया है कि एक डी बाई डी एक्स अलहदा कर लिया, अंदर ब्रैकेट में मेरे पास बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर भी चेन रूल यूज, ठीक है, चेन रूल किसके वेरिएबल यूज करना है, डीपी। जिस तरह ऊपर वाली उस वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए डीपी से मल्टीप्लाई भी किया था और डीपी से डिवाइड भी किया था, तो यहां पर इस डी वाली डी को पहले डिवाइड कर दो डीपी से और इस डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो डीपी से। ठीक है, तो ये डी डिवाइडेड बाय डीपी आ जाएगा और डीपी बाय डिवाइडेड बाय डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यूज मुझे पता है, डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू भी मुझे पता है और डी वाई बाई डी पी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी पता है, और डी बाई डी पी को उसी तरह रहने दे। इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है आपने। अब डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे पता है वन ओवर एच होती है। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स मुझे पता है इस इक्वेशन से, ये जो मैंने ऊपर फाइंड की हुई है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को उठा के आप यहां पर पुट करो और dp बाई डी एक्स की वैल्यू वन ओवर एच भी पुट करो, तो इसका भी वन ओवर एच, dp बाई डी एक्स का वन ओवर एच। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 3 वाला, ये दोनों वन ओवर एच आपस में मल्टीप्लाई होके यहां पर वन ओवर एच स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और आगे डी बाई उसी तरह आ जाएगा और सारी वैल्यू आप। ठीक है,
इक्वल टू 0 x इक्वल टू x नॉट अभी मैंने पुट नहीं किया यहाँ से ये वाली इक्वेशन नहीं बल्कि यहाँ से इस वाली इक्वेशन में एक्सप्रेशंस मैंने पुट किया। ठीक है, यहाँ पे तो x इक्वल टू x नॉट पुट किया हुआ है ना, स्पेसिफिक पॉइंट किया हुआ है p, फिर 0 हो जाता है। हमने अभी स्पेसिफिक पॉइंट पुट नहीं किया, वो बाद में पुट करेंगे। तो इस पूरे को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया मैंने 3 से ऊपर वाली इक्वेशन में। अब इसको ये डी बाई डी पी का मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि डेल्टा वाई नॉट आपके पास कांस्टेंट होता है ना, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आ जाओ आप। ठीक है, 2p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी फाइंड करना चाहे तो ऊपर डेरिवेटिव p का 1 हो जाएगा, -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल कैंसिल होकर डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ही बन जाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस उसी तरह। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास अगले का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 3p स्क्वायर, तो ये आपके पास 6p माइनस 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यू वाई नॉट आएगा। ठीक है, इधर माइनस है, अब ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 3 में अगर चेक करो आप, बल्कि प्लस ही है। ठीक है, ठीक है, इधर आपके पास बच्चों प्लस आता है। ठीक है, तो ये आपके पास 6p माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 बन जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 6 डेल्टा क्यू वाई नॉट, फिर आगे प्लस उसी तरह आगे चलते रहेंगे अप टू सो ऑन, जिन जो जो टर्म्स आपके पास होंगी वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये सेकंड डेरिवेटिव स्पेसिफिक पॉइंट पे पुट करना चाहें x इक्वल टू एक्स नॉट के ऊपर, तो x इक्वल टू एक्स नॉट के ऊपर हमें पता है कि आपके पास जो p है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, p की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर p 0 पुट कर दें। ठीक है, तो ये अब बेसिकली प्लस है, जब ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर इधर माइनस आएगा, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ था ऊपर। ठीक है, इधर प्लस ही है यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के ऊपर। तो जब p इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 और 6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल आपके पास क्या बच जाएगा, डेल्टा क्यूब वाई नॉट बन जाएगा। अभी सिर्फ इसकी मैंने 2 टर्म्स लिखी हैं, इससे बाद अगली टर्म्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा क्यूब वाई नॉट। सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर आपके पास आ जाता है एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट 1/h स्क्वायर, और ब्रैकेट में सिर्फ 2 टर्म्स आती हैं। लेकिन अगर आप इक्वेशन 3 में देखो तो फर्स्ट डेरिवेटिव में 1/h आता है और उसमें आगे 3 टर्म्स आपके पास आ रही हैं। ठीक है, डेल्टा वाई नॉट माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब वाई नॉट। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो ये पहली टर्म खत्म हो जाती है, इधर एच स्क्वायर बन जाता है और ये सिंपल 2 टर्म्स आ जाती हैं, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट एंड डेल्टा क्यूब वाई नॉट। इन द सेम वे आप इसका थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हो, फोर्थ डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हो। अब ये 2 फार्मूले आपके पास इक्वेशन 3 एंड 4 में जनरेट हो गए, इन दोनों का आपने याद रखना है। ठीक है, कि पहला फार्मूला आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए कि फंक्शन का जब फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू एक्स नॉट पे फाइंड करना हो तो इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे 3 से, और फंक्शन का जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना हो x इक्वल टू एक्स नॉट पे तो इक्वेशन नंबर 4 से फाइंड करेंगे। ठीक है, ये दोनों आपके पास इक्वेशंस बन गई न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपने किस तरह से फाइंड करना है और सेकंड डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करना है। बच्चों यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी है कि नहीं? हाँ जी बताएं, यहाँ तक सबको कोई बात क्लियर है? सर जी बात तो क्लियर है, बस एक चीज देखनी थी हाँ जी सर, टॉपिक का क्या था ये चीज याद नहीं। जी जी बोलो बोलो। सर इस टॉपिक का नाम क्या था इस जो हम टॉपिक का पढ़ रहे? नाम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। लेट आए हो तुम? जी सर, मैं कोई 10 मिनट लेट आया। हाँ हाँ, इस टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अब इसमें बेसिकली हमारे पास ये है कि हमने जितनी भी इंटरपोलेशन की टेक्निक्स थी उनको यूज करते हुए फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना सीखना है न्यूमेरिकली। ठीक है, फंक्शन की फॉर्म हमें नहीं पता होगी, जब फंक्शन की फॉर्म ही ना पता हो तो फंक्शन का फिर डेरिवेटिव फाइंड करना मुश्किल हो जाता है ना। सिर्फ अगर फंक्शन का डाटा गिवन हो कि हमें कोई बंदा बता दे कि ये डाटा है एक फंक्शन का, इसका आप डेरिवेटिव निकाल के दें, तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन की वही सारी टेक्निक्स यूज करेंगे। तो यहां पर यहां तक हमने देखा है कि आपके पास जो पहली टेक्निक थी इंटरपोलेशन की, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड जो था, उसको यूज किया है मैंने डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, जिसमें मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की ये एक्सप्रेशन आई है इक्वेशन 3 के अंदर और सेकंड डेरिवेटिव की एक्सप्रेशन आई है इक्वेशन 4 के अंदर। हाँ जी इमरान बताओ, क्लियर है सब यहां तक बचे? हेलो
यस सर क्लियर है। ठीक है, अब चले जाएं अगले टॉपिक के ऊपर, डेरिवेटिव यूजिंग द बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, अब अगर आपके पास इक्वली स्पेस डाटा हो और स्टार्टिंग ऑफ डाटा के टेक्निक यूज करते थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर डाटा आपके पास गिवन हो और इक्वली स्पेस डाटा और टेबल के एंडिंग पे अगर आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़े, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते थे ना। इन तरह से न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हमने यूज करना है, ठीक है, हम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रोसीजर बच्चे जो ऊपर दिया हुआ है वो सारा का सारा प्रोसीजर आपने ओबे करना है, जिस तरह मैंने वहां पर पूरा प्रोसीजर ओबे किया है न्यूटन फॉरवर्ड के लिए। इसी तरह न्यूटन बैकवर्ड का फार्मूला पहले आप लोगों ने लिखना है, वो फार्मूला लिखने के बाद उसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर चेन रूल लगाना है। ठीक है, चेन रूल लगाने के बाद आपके पास फाइनल फॉर्म के अंदर डेरिवेटिव की एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है बाय फॉलोइंग द अबव प्रोसीजर एंड न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला we can find the formula for first second derivative function f as, कि ये मैंने यहाँ पे फाइंड नहीं की है इक्वेशन, ये आप लोगों ने खुद फाइंड करनी है। ये मैं पहले बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी एज अ क्वेश्चन आपने इसको लेना है कि आपने ये फॉर्म फाइंड करके देनी है डेरिवेटिव की। तो फंक्शन का डेरिवेटिव dy by dx एट x इज इक्वल टू xn, और ये आप लोगों को याद होगा कि xn की नोटेशन हमारे पास क्या है, xn की नोटेशन है हमारे पास इस वजह से कि हम एंडिंग ऑफ डाटा के लिए नोटेशन ये यूज होती है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना बच्चों? ठीक है, तो आपके पास न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन बनता है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए 1 over h डेल्टा वाई एन प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई एन डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा क्यूब वाई एन डिवाइडेड बाय 3 प्लस डेल्टा 4 वाई एन डिवाइडेड बाय 4। वो वहां पर आपके पास फॉरवर्ड मेथड में डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यू वाई नॉट और डेल्टा 4 वाई नॉट आते थे, यहाँ पर वाई एन आ गए हैं, लेकिन वहां पर प्लस माइनस आते थे, यहाँ पर सारे प्लस हैं। सिंपल इतना सा फर्क है उस फार्मूला में और इस फार्मूला में। यहाँ पे वाई एन का मतलब क्या है कि एक्स एन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हो, यानी कि टेबल के अंदर आपके पास वो जो नीचे वाली वैल्यूज में सर्कल करता था वो वाली वैल्यूज आपने लेनी है। ठीक है, डेल्टा वाई एन, डेल्टा स्क्वायर वाई एन और डेल्टा क्यू वाई एन। इसी तरह इसके जो सेकंड डेरिवेटिव होता है उसके लिए ये एक्सप्रेशन होती है आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स एन इक्वल टू 1 over h square डेल्टा स्क्वायर वाई एन प्लस डेल्टा क्यू वाई एन प्लस 11/12 डेल्टा 4 वाई एन। इक्वेशन 5 आ गई। तो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से फाइंड करने की करेंगे। अब ये भी दोनों इक्वेशंस एज अ फार्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए और इन्हीं दोनों करके भी बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है कि फाइंड द फार्मूला फॉर फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव बाय यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, सिंपल सा ये स्टेटमेंट लिखी होगी और आप लोगों ने ये दो फार्मूले मुझे निकाल के देने होंगे, इक्वेशन 4 वाला और इक्वेशन में। निकालने कैसे हैं? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऊपर मैंने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज करके फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव की एक्सप्रेशंस मैंने फाइंड की हैं। ठीक हो गया बच्चों? यहां तक बात क्लियर होगी? यहां तक मुझे क्लियर कर दें आप लोग ताकि मैं आगे एग्जांपल्स में जाऊं। सबको यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई हैं? यस सर। यहां तक सारी इक्वेशंस के बारे में 4 इक्वेशन 5 और इसके बाद पहले जो आपके पास इक्वेशंस थी उन दोनों के बारे में बिल्कुल क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आगे मैं नो एग्जांपल्स पे सर। चलूं? ठीक है, अब एग्जांपल्स पे आ जाएं बच्चों। फंक्शन है, उसका डाटा मेरे पास इस एग्जांपल, वही बात शुरू में कर रहा था कि फंक्शन की फॉर्म हमारे पास गिवन नहीं होगी, फंक्शन के लिए एक डाटा गिवन होगा। अब ये एक डाटा गिवन है कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, 1 पे 6 है, 2 पे 3 है, 3 पे कहता है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करके दो dy by dx एंड d square y by dx एट x इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है इस पे
0 के ऊपर फाइंड करना है। दो डेरिवेटिव निकालने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। अब x इक्वल टू 0 आप मुझे बताएं कि ये कहाँ पे टेबल के अंदर कहाँ पे लाई कर रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ डाटा के ऊपर डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx निकालना है और d2y/dx2 भी निकालना है, ठीक है। तो ये इसकी खूबसूरती है कि आपके पास जो न्यूमेरिकली आपके पास इंटरपोलेशन की जो टेक्निक है उसको यूज करके मैं ये डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 के ऊपर पहला डेरिवेटिव भी निकाल सकता हूँ और दूसरा डेरिवेटिव भी निकाल सकता हूँ इसको, ठीक है। अब स्टार्टिंग ऑफ डाटा के ऊपर x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की टेक्निक यूज करूंगा, ठीक है। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की टेक्निक यूज करने का मतलब ये है कि वो जो ऊपर पूरा प्रोसीजर हमने किया था उसमें हमने दो फार्मूले फाइंड किए थे, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए भी और सेकंड डेरिवेटिव, उन्हीं दोनों फार्मूला को मैंने यूज करना है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसी तरह जिस तरह पहले चैप्टर में हम करते थे, इसका डिफरेंस टेबल ड्रा, ये डिफरेंस टेबल इस डाटा के लिए मैंने ड्रा किया। पहले x की वैल्यू मैंने लिखी है 0 1 2 3, फिर y इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू मैंने लिखी है, फंक्शन की वैल्यू y से, ठीक हो गया बच्चों। डेल्टा y का निकालना है, फॉरवर्ड डिफरेंस तो 6 माइनस 5 करेंगे 1 आएगा, 3 माइनस 8 माइनस 3, फिर उसके बाद डेल्टा निकालना है, -3 माइनस 1 करेंगे -4 आएगा, 5 माइनस -3 करेंगे +3 हो जाएगा और 8 बन जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ये 12 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को सर्कल, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू को सर्कल वैल्यू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट और पांचवी वैल्यू क्यूब वाई नॉट, ठीक है। 1 जो है वो डेल्टा वाई नॉट है, ये लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट हो जाएगा, डेल्टा क्यू वाई नॉट 12 हो जाएगा और डेल्टा 4 वाई नॉट 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये आप पहले याद है ना आप लोगों की, चार वैल्यूज गिवन हो तो डेल्टा क्यूब वाई नॉट आप तक आप जा सकते हो। क्या मतलब हुआ कि थर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड होगी आपके पास, ठीक है ना। अब इक्वेशन 3 एंड 4 के अंदर जो फार्मूले लिखे हुए हैं उन्हीं इक्वेशन फार्मूला को मैंने यहाँ पे लिख दिया, dy/dx इक्वल टू x नॉट, ठीक है, 1/h डेल्टा वाई नॉट -1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब वाई नॉट माइनस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब डेरिवेटिव किस पॉइंट पे बच्चों फाइंड करना है, अगर एग्जांपल 0 पे फाइंड करना है, इसका मतलब ये हुआ कि x नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, x नॉट की वैल्यू 0 होगी। इस वैल्यू के ये जो आपके पास वैल्यू है x नॉट, इसको हम यहाँ पे पुट कर दे x इक्वल टू 0 और h की हम कर देंगे 1 कर देंगे, डेल्टा वाई नॉट -1 इधर पुट कर दें यहाँ पे और डेल्टा 4 वाई नॉट की वैल्यू 0 इसको रहने दें, ठीक है। h स्टेप साइज मुझे 1 कैसे पता चला, अगर आप टेबल को देखो तो टेबल में ये देखें 2 - 1 आता है, 3 मेरे पास h की वैल्यू 1 होगी। सारी वैल्यूज इसमें पुट करें बच्चों फार्मूला के अंदर और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे क्या है, 7 है, ठीक है। इन द सेम वे सेकंड डेरिवेटिव के लिए फार्मूला 1/h डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। अब डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा क्यूब वाई नॉट की वैल्यू पुट कर दी, h की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, सिंपलीफाई करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बच्चों ये एग्जांपल क्लियर है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया है मैंने, हाँ जी बताएं प्लीज। क्लियर है सर जी। अच्छा हसन, बच्चे क्लियर है ये सारी चीजें जो एग्जांपल मैंने अभी सॉल्व की है। इमरान क्लियर है, मूसा हाँ सर जी सर। अच्छा तो ये मुझे बताएं कि ये बख्तावर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। नहीं है ये, चलें ठीक है बारह। अब अगली एग्जांपल में मैं चला जाऊं बच्चे नेक्स्ट पे। सच, लेकिन एक छोटी सी चीज देख लूं, ये जो हाँ। एग्जांपल है इसके ऊपर पास काट रही है।
इसका अभी ऊपर भी वाला काटा हिस्सा, ऊपर हाँ वाला मुझसे हिस्सा बोलो देख, इस ऊपर वाला एग्जांपल हिस्सा का दिखा। ऊपर। मैं नोट्स शेयर कर दूंगा ना, ये हाँ वाला हिस्सा, ठीक है। ये टेबल हाँ, मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है ना, डिफरेंस टेबल है, ठीक है। ठीक है। अब मैं इससे आगे चलूं, जी जी सर जी। ठीक है। अब इससे आगे बच्चों देखें कि देखें, एक तरीका तो ये था कि मैंने डायरेक्ट फार्मूले दोनों यूज कर लिए इंटरपोलेशन के। अब इसको एक दूसरे मेथड से हम सॉल्व करते हैं। दूसरे मेथड से सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ये जो डाटा गिवन है ना टेबल के अंदर, इससे आप एक पोलिनोमियल तो बना सकते हो ना, इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल, ठीक है। गिवन डाटा को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि इंटरपोलेशन करते हैं, उससे एक पोलिनोमियल बनाते हैं। अब मुझे बताएंगे ये जो डाटा गिवन है, अगर वो पिछले चैप्टर्स वाले मेथड अगर आप माइंड में लाओ फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, तो अगर ये आपके पास फोर फोर डाटा गिवन है तो थर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि थर्ड डिग्री पोलिनोमियल जनरेट होगी ना, इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल जाएगी, ठीक है। वो पोलिनोमियल सारी पूरी की पूरी पोलिनोमियल उसी मेथड से आप लोग फाइंड करो, ठीक है। तो वो जब हम उस मेथड से पोलिनोमियल फाइंड करें तो हमारे पास वो पोलिनोमियल बनती है y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, यानी कि इस डाटा को यूज फर्स्ट फाइंड द इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फॉर द गिवन डाटा व्हिच विल बी y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। दिस इज द इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल बाय गिवन डाटा। अब इस पोलिनोमियल को यूज करते हुए हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं जिस पॉइंट पे उसने कहा है। कैसे कि अब इस डायरेक्ट इस पोलिनोमियल का डेरिवेटिव फाइंड करो तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7, ठीक हो गया। अब इसमें जरा x इक्वल टू 0 पुट करके चेक करो आंसर क्या आता है। यहां पर अगर 0 पुट करें 0 हो जाएगा, इधर भी 0 पुट करें 7, ये वही आंसर आ रहा है जो ऊपर वाले फार्मूला से हमने फाइंड किया है। अब इसका अगर आप माइनस 16 आएगा, ठीक है, और x इक्वल टू 0 पुट करें तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस 16। तो ये वही आंसर आ रहा है जो कि ऊपर वाले मेथड से हमने फाइंड किया था। अब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये डायरेक्ट इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल मैंने इसकी लिखी हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने उस डाटा को पहले ये इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फाइंड करनी है, और वो आपको आती है कि इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल हम कैसे निकालते होते थे, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड को यूज करके, ठीक है। उस मेथड को यूज करके और डाटा को यूज करना है, और ये पोलिनोमियल आपने फाइंड है। देन ये आखिरी वाली स्टेप आपने करने है, ये जो लास्ट बात समझ आइए बच्चों। जी सर जी। यस सर। अच्छा, अब ये दूसरा मेथड हो गया। अब एक और एग्जांपल जरा सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फ्रॉम द टेबल gives the census population of the state for the year 1961 to 2001। ये हमारे पास एक पॉपुलेशन के लिए डाटा की दिया हुआ है कि 1961 में 19.96 पॉपुलेशन थी, 36.5, 58, फिर 77, फिर 94, 1971, 1981, 1991, 2001 के अंदर ये डाटा गिवन है आपके पास ईयर और पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। कहता है फाइंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन ईयर 2001, कि ये 2001 में आपके पास पॉपुलेशन 94.05 थी। कहता है मुझे पॉपुलेशन तो पता है, लेकिन मुझे बताएं कि किस रेट के साथ पॉपुलेशन ने ग्रो किया है, वो रेट बताना है। अब बच्चों ये क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि डेरिवेटिव फाइंड कर लें। सिर्फ एक बात से आपको, एक चीज से आपको ये बात क्लियर हो रही है कि कहां से डेरिवेटिव पता चल रहा है, फाइंड द रेट। जहां पर लिखा होगा ना रेट ऑफ द ग्रोथ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज फाइंड हुआ है जिसका ये डाटा है, उसमें क्या रेट ऑफ चेंज था 2000, कितना रेट ऑफ चेंज आ रहा है। पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का आपके पास क्या है, चेंज ही है ना। ग्रोथ करने का मतलब क्या है, पॉपुलेशन जब ग्रो करेगी मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है इसने क्या किया है, ग्रो किया है। तो कहता है रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करें ऑफ द पॉपुलेशन इन ईयर 2001 में। तो यहां से ये बात मुझे क्लियर हो जाती है कि मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो 2001 है ये एंडिंग ऑफ डाटा पे गिवन है, एक बात। उसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से जो दो फार्मूले आए थे डेरिवेटिव के, उनको मैं यूज करूंगा, ठीक है। और हमने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब ये है कि सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है 2001 के ऊपर। अच्छा, हमें यहाँ पर ये है कि एज डेरिवेटिव नीड्स टू बी एवेल्युएट नियर टू द एंड ऑफ द टेबल, दस वी अप्लाई द न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो पहले ये करेंगे, टेबल एक जनरेट कर लें। इसका टेबल जनरेट करने के लिए पहले ईयर को मैंने x का नाम दे दिया, वो लिख लिए एक कॉलम के अंदर। फिर उसके बाद पॉपुलेशन, उनको y का नाम दे दिया, वो लिख लिए। अब ये करें कि डिफरेंसेस निकाल लें। डिफरेंस डेल्टा y नॉट फाइंड किया,
16.69, 36 में से माइनस करेंगे 19.96 में, फिर उसके बाद अगले दोनों का डिफरेंस, फिर नेक्स्ट टू का डिफरेंस डेल्टा वाई नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यू वाई नॉट और डेल्टा 4 वाई नॉट, ये जो ऑलरेडी आप लोगों को निकालने आते हैं। नीचे वाली वैल्यू जब आप सर्कल करेंगे तो ये आपके पास बैकवर्ड के लिए यूज होती हैं, ये आपको पता है, और ऊपर वाली वैल्यू सर्कल करेंगे तो ये आपके पास फॉरवर्ड के लिए यूज होती हैं। अब हमने क्या करना है कि वो दोनों फार्मूले लिखें बाय यूजिंग फार्मूला dy by dx is equal at x equal to xn। xn का मतलब क्या है? एंडिंग ऑफ डाटा xn, ठीक है, इक्वल टू 1 over h डेल्टा yn प्लस डेल्टा स्क्वायर yn डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा क्यूब yn डिवाइडेड बाय 3 yn प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज करते हुए ये हमारे पास डेरिवेटिव के लिए फार्मूला जनरेट हुआ था। ये फार्मूला मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज मुझे पता है। एक्स एन क्या है? टेबल में से देखें, एक्स एन आपके पास है 2 और उस पे फंक्शन की वैल्यू वाई एन क्या है? फंक्शन की वैल्यू आपके पास गिवन है, फंक्शन की वैल्यू जो है आपके पास 194.01, ठीक है। अब टेबल से मुझे पता चल रहा है कि डेल्टा वाई एन की वैल्यू 17.40, ये चेक कर, उसके बाद डेल्टा स्क्वायर वाई एन की, और फिर अगले वाली वैल्यू डेल्टा क्यूब वाई एन की, और लास्ट वाली वैल्यू डेल्टा 4 वाई एन की वैल्यू 11.999, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और स्टेप साइज कितना है चेक कर लें। स्टेप इक्वल्स है, इसको यहाँ पे पुट करो dy by dx की जगह, dy by dx xn की जगह क्या पुट करेंगे? किस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करना है? 2001 के ऊपर, ठीक है। तो 10 आ जाएगा, 40 माइनस 1/2, क्योंकि आपके पास डेल्टा स्क्वायर वाई एन की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो जब यहाँ पे -1 पुट करोगे तो ये -2 बन जाएगा। इस तरह डेल्टा क्यूब वाई एन की, डेल्टा 4 वाई एन की वैल्यू पुट करो, ठीक है। सारे को सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेटर से तो आखिर पे आपके पास आंसर बनेगा 2.0185, ठीक हो गया। अब ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या था 2001 के ऊपर? 2.08175 था, ठीक है। ये डेरिवेटिव आ गया, ये फंक्शन की वैल्यू नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों ने करनी है, ये मैंने आप लोगों की लिखी है। इसमें मैंने कहा है फाइंड द डेरिवेटिव इन अबव एग्जांपल बाय कंस्ट्रक्टिंग इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, कि ये आपके पास जो गिवन डाटा दिया हुआ है डायरेक्ट फार्मूलेस की यूज ना करें, बल्कि इस डाटा को यूज करते हुए पहले एक पॉलिनोमियल इंटरपोलेट करें, फिर उस पॉलिनोमियल को यूज करते हुए डेरिवेटिव फाइंड करके दें मुझे, ठीक है। ये एग्जांपल बेसिकली पिछली एग्जांपल से रिलेट है। पिछली एग्जांपल के डाटा को यूज करके आपने पॉलिनोमियल इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालनी है ये, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है 2001 के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाएं बच्चों, ये भी आप लोगों के करने के लिए है, ठीक है, एक्सरसाइज है। फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये डाटा आपके पास गिवन है, इस डाटा को यूज करते हुए फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें x इक्वल टू 0 के ऊपर, और सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे पुट कर करें। और x इक्वल टू 0 कहाँ पे है? स्टार्टिंग ऑफ डाटा के ऊपर है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ये डेरिवेटिव आप इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से फाइंड करना चाहते हो या ऊपर वाले डायरेक्ट दोनों फार्मूला से यूज करके फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। ये आप लोगों की मर्जी है, ठीक है, जैसे मर्जी करना है इसको। बेशक आप इंटरपोलेटिंग फार्मूला से कर लें, या दिल करता है तो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड करके न्यूटन फॉरवर्ड मेथड को यूज करके और ये डेरिवेटिव फाइंड कर लें x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, ये एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट है। अब मैंने आप लोगों को स्टार्ट पे बताया था कि हमने इंटरपोलेशन की जो टेक्निक्स हैं, 4 टेक्निक्स पढ़ी थी, उन चारों को यूज करके हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते थे, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को जो 2 मेथड करवाए हैं वो न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन की टेक्निक्स थी। 2 और हमारी रहती हैं। कौन कौन से वाली? एक है आपके पास न्यूटन डिवाइडेंड डिफरेंसेस, और दूसरी आपके पास कौन सी है? लैग्रांज इंटरपोलेशन, ठीक है। इन दोनों को, न्यूटन डिवाइडेंड डिफरेंसेस और लैग्रांज इंटरपोलेशन को भी यूज करके आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल, और उसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूले नहीं है, ये बात बैकवर्ड के लिए तो डेरिवेटिव के डायरेक्ट फार्मूले भी मैंने फाइंड किए हैं, लेकिन लैग्रांज के लिए और न्यूटन डिवाइडेंड डिफरेंसेस के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूले नहीं है। हमने सिंपल टेक्निक यूज करनी है कि डाटा को यूज करके पहले पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, फिर उस पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है, ठीक है।
कहता है अब नेक्स्ट एग्जांपल में यह बात आपको क्लियर होगी कि किस तरह न्यूटन डिवाइडेंड डिफरेंसेस को हम यूज करके डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है द फॉलोइंग डाटा गिव्स y corresponding to x, कि y की वैल्यू मुझे गिवन है corresponding to x। x कहता है x की वैल्यू जब आपके पास 105 हो तो y की वैल्यू 2 होती है, x की वैल्यू 42.7 हो तो y की वैल्यू 2 आती है, 6, 8 और 10। अब अगर x की वैल्यूज को आप नोट करो तो x की वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड नहीं है। बात क्लियर है बच्चों? x की वैल्यूज आपके पास इक्वली स्पेस्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बात हमारे समझ आ पास रही है? y, जी जी सर, हमारे पास y की वैल्यू तो इक्वली स्पेस्ड है। हाँ, y की वैल्यू बेशक इक्वली स्पेस्ड हो, लेकिन x की वैल्यू इक्वली स्पेस्ड नहीं है ना, जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सर इस एग्जांपल में ये करना चाहिए कि अगर हमें x और y में से अगर एक भी इक्वली स्पेस्ड अगर हमारे हाथ लग जाए, एक भी अगर इक्वली स्पेस्ड अगर हमारे हाथ वैल्यू लग रही है, जैसे ये है, फिर उसी को x बना लें, उसको y, यानी जैसे सपोज y is equal to b and x is equal to अब a, देखो आगे तो मैंने फिर लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y प्राइम लिखा हुआ है ना, y प्राइम ऑफ 105। ये अपनी मर्जी पे नहीं होता कि आप एक को x बना लो एक को y बना लो। वजह फिजिकली आपके पास ये होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो आपकी मर्जी पे नहीं करते। अब मैंने x की जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की हैं और y डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। अब ये वो फिजिकल सिचुएशन ऐसी थी और या फिजिकल फिनोमेना ऐसा था कि जिसमें x की वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू इक्वली स्पेस्ड आ गई। ठीक है, y तो इंडिपेंडेंट है। अब जरूरी था, बेशक मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज कर दूं अनइक्वल स्पेस्ड कर दूं तो फिर भी यही आपने करना है। तो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखना है कि उसका डाटा इक्वली स्पेस्ड है या नहीं है। ठीक है, अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। एज द गिवन डाटा इज नॉट इक्वली स्पेस्ड दस द न्यूटन डिवाइडेंड डिफरेंस मेथड विल बी यूज्ड हियर। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, y प्राइम ऑफ 105 मैंने फाइंड करना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 105 ये मैंने फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले क्या करेंगे कि गिवन डाटा को यूज करते हुए डिवाइडेंड डिफरेंसेस का टेबल फाइंड करेंगे, डिवाइडेंड डिफरेंसेस का। ठीक है, सिंपल डिफरेंसेस का नहीं। अब पहले इस तरह किया कि फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने x की वैल्यूज लिख ली 105, 42.7, 25.3, 60.7 और लास्ट पे 13 है। फिर उसके बाद y की वैल्यूज लिख ली। अब ये देखें, ये मैंने डिवाइडेंड डिफरेंसेस की नोटेशन यूज की हुई है, डेल्टा के अंदर लाइन लगाई हुई है, डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यूब y और फिर उसके बाद डेल्टा 4y। अब डिवाइडेंड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेंड डिफरेंस आप लोगों को फाइंड करना आता है, किस तरह से फाइंड करेंगे, 42.7 105 करेंगे डिवाइडेड बाय 4-2 करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर अगला डिवाइडेंड डिफरेंसेस फाइंड करेंगे, न्यूटन डिवाइडेंड डिफरेंसेस। मैं बात फिर बोल रहा हूं कि यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं है, न्यूटन डिवाइडेंड डिफरेंसेस हैं ये। ठीक है, फिर ये अगला आपके पास डिवाइडेंड डिफरेंस, नेक्स्ट डिवाइडेंड डिफरेंस, फिर डेल्टा स्क्वायर वाला डिवाइडेंड डिफरेंसेस 3 आ जाएंगे, डेल्टा क्यूब के डिवाइडेंड डिफरेंस 2 आ जाएंगे, डेल्टा 4 का डिवाइडेंड डिफरेंस 1 आ जाएगा। ऊपर वाली सारी वैल्यूज को सर्कल कर लें। ठीक है, उसी तरह अब न्यूटन डिवाइडेंड डिफरेंस का फार्मूला आप लोगों को पता है वो क्या होता है, y की फॉर्म में लिखें या f की फॉर्म में लिखें, जैसे दिल करता है। तो y इज इक्वल टू y जी y इज इक्वल टू y नॉट प्लस x माइनस x नॉट, ये डेल्टा y नॉट प्लस x माइनस x नॉट, x माइनस x1 डेल्टा स्क्वायर y नॉट, फिर आपके पास प्लस x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 डेल्टा क्यूब y नॉट। ठीक है, क्योंकि आपके पास डेल्टा 4 तक वैल्यूज गिवन है तो आगे भी लिखेंगे x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 डेल्टा 4 y नॉट। ठीक है, ये फार्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। अब सिंपल इसमें क्या करना है कि जो गिवन वैल्यूज हैं उनको पुट कर दें। y नॉट की वैल्यू आपके पास टेबल के अंदर देखें क्या है बच्चों, y नॉट की वैल्यू है आपके पास 2, ये डेल्टा y नॉट की वैल्यू है, ये डेल्टा स्क्वायर y नॉट की वैल्यू है, ये नेक्स्ट आपके पास डेल्टा क्यूब y नॉट की वैल्यू है, फिर उसके बाद डेल्टा 4 y नॉट की वैल्यू है, और फिर ये अगर x नॉट है तो ये x1 हो जाएगा 42, 25 x3 हो जाएगा x4 फिर x5। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें बच्चों इधर फार्मूला में, तो ये आपके पास पहली y नॉट की जगह 2 आ जाएगा, x माइनस 105, फिर आगे मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा y नॉट की वैल्यू के साथ, ये डेल्टा y नॉट है इसकी वैल्यू के साथ, फिर उसके बाद डेल्टा स्क्वायर y नॉट की वैल्यू पुट कर दी और x की x1 x नॉट x1 पुट कर दिया, फिर x नॉट x1 x2 पुट कर दिए, x नॉट x1 x2 और फिर डेल्टा क्यूब y नॉट, फिर ये डेल्टा 4 y नॉट हो गया, x नॉट x1 x2 एंड x3 पुट कर दिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है
इस पूरी एक्सप्रेशन को, ये जो मैंने लिखी हुई है, अब ये लंबा चौड़ा काम था, मैंने इसको सॉल्व नहीं कर सका। अब आप लोगों ने ये करना है कि इस पूरी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके इसका डेरिवेटिव लेना है और उसमें x इक्वल है। इस क्वेश्चन को खुद कंप्लीट करना है। मैंने लिख दिया सिंप्लीफाई दिस एंड टेक डेरिवेटिव dy by dx एंड देन पुट x इक्वल टू 105। ये जो एक्सप्रेशन मैंने पूरी ऊपर फाइंड की है, इसमें वेरिएबल x है। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि ये आपने पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके 0.00007 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंप्लीफाई करें, फिर उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें और पुट कर दें 105। तो आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। न्यूटन डिवाइडेंड डिफरेंसेस को यूज करके हमने क्या किया है, डेरिवेटिव फाइंड किया। इन द सेम वे आपके पास, ठीक है, तो लैग्रांज इंटरपोलेशन को यूज करके भी आप इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बना सकते हैं और उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, जो कि पिछला मेथड हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर। जी जी बोले। क्योंकि लैग्रांज मेथड है, क्यों? क्योंकि एक तो उसका फॉर्मूला भी आसान है, किसी चीज के ऊपर डिवाइडेड डिफरेंस की तरह लंबा भी नहीं है। तीसरा ये कि उसमें पहले पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, अब उसकी एग्जांपल भी मैंने करवानी थी, लेकिन चलो ठीक है, मसला नहीं है। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज करे और मुझसे क्वेश्चन पूछ ले प्लीज। मूसा के अलावा रोअत शाम, नबील। हाँ जी मूसा पूछो। जी जी हाँ जी पूछें, प्लीज प्लीज पूछें, शाबाश जल्दी करें। इमरान क्लियर है? जी सर क्लियर है यहाँ तक तो। यस सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो। मूसा बताओ यार। सर जी, बस मैं एक सच बात बताऊं कि अब सारे क्वेश्चन मुझसे हो जाएंगे। ठीक है, वो बस मैं शुरू में लेट अच्छा आया था तो इसलिए मैं वो नहीं, डेरिवेशन नहीं देख सका इस मेथड की। लेकिन क्वेश्चन हम सारे मुझे समझ में आ गए कि किस किस्म की चीज होती है। नहीं, ये डेरिवेशन के लिए मैं आपको ये नोट्स शेयर कर दूंगा ना। ठीक है, नोट्स में शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है आप लोगों का, उसमें शेयर कर देता हूँ और फिर इसको देख लेना। ठीक है, अब पिछले वाला टॉपिक जो था आपका लैग्रांज इंटरपोलेशन वाला, और ये वाला टॉपिक ही, अब ये वाला न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आज एंड है। ठीक है, इसके बाद आगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, वो रह जाएगा सिर्फ। तो अगले वाले लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करवानी है, फिर आपके पास आखिरी चैप्टर आ जाएगा। ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चौथा चैप्टर आपका आखिरी होगा, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द ओडीज आ जाएगा। वो थोड़ा मुश्किल है, उसको सही तरह से करना है। ठीक है ना, अब कितने वीक आप लोगों के हो गए हैं? सर आई थिंक 11 हो गए हैं। 11 नहीं स्टार्ट यार, है। 11 कैसे हो सकता? अभी ये 12 है। तो पिछले तो वीक तो आपको मिड खत्म। वेल क्या मतलब? नो सर पिछले वीक नहीं वेल खत्म हुए कैसे? हैं। सर जी ये तीसरा वीक आज खत्म हुआ है मिड के बाद। अच्छा, नहीं जी यार, ये सर। तो फिर मतलब अभी कितने कितने वीक रह गए हैं तुम लोगों के? 5, 4 इसके वीक? अलावा 5। इसके अलावा अभी 5 रहते हैं। तो फिर है कि फिर संडे को तुम लोगों की क्लास अरेंज हो सकती है। सर 5 वीक में कंप्लीट हो नहीं जाएगा हमारा सिलेबस? नहीं, सर तो अभी मंडे को एक कर लेंगे, क्लास में मंडे को सर। रखने क्लास। सर सर मंडे मंडे को यस रख असल सर। लेंगे। में मंडे को आप मंडे लोग सर, फ्री होते हो? बिल्कुल सर ठीक है, मंडे को फिर फ्री है कमिंग सर। मंडे भी फिर क्लास। ठीक है, फिर कमिंग मंडे भी क्लास होगी। मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिन क्लास होगी। ठीक है ना? ठीक है ठीक सर, है। ये डन हो। अच्छा, ये सारे स्टूडेंट जो हैं सिर्फ ए ग्रुप वाले हैं, बी ग्रुप वाला कोई स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे?
बी ग्रुप वाले सर, हम दोनों B वाले ये हैं। सर, mixed है सर। सर जी हम बी वाले हैं, सेक्शन बी कौन वाले। है B? सर एहसानुल्लाह नुमान रावत शाम ये सब सेक्शन बी से हैं। सेक्शन अच्छा बी तो सर ये जी। नहीं, ये पिछली, मुझे ये बताओ कि ये बख्तावर किधर है, वो क्यों नहीं है इधर यहाँ पे? पिछली क्लास में भी वो नहीं था, ये भी नहीं था, उसे बता देना ठीक है ना जरा कि ये, अब ये 2 क्लासों की तो मैंने उसकी अटेंडेंस नहीं लगानी सर है आपको वो बिल्कुल कैसे भी। याद है? वो मुझे याद है नजरी, मतलब वो भी है, और सर ये आपको वो बख्तावर को दूसरा याद क्या नाम है उसका, अफाक भी नहीं है, ये अफाक है यहाँ पे? वक्त आया था लगता है। सर उसे आया था बुखार है ना? वो भी। हाँ हाँ बुखार है, चलो बहरहाल देखता हूँ मैं कि ये किस तरह अगली क्लास में नहीं आते। उसकी ठीक है, तबीयत खराब मैसेज कर रहा था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, सही है, मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ, इनको देख लेना, अगर फिर कोई क्यूरी हुई तो मुझे मैसेज कर लेना फिर व्हाट्सएप पे, ठीक है? सर थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। लव यू सर, लव यू। मुस्तफा भाई और कुछ पूछने? एहसानुल्लाह मीटिंग स्टॉप कर दी है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। अभी करता हूँ।